हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब से ये रिपोर्ट आई है कि तिरस मार्क 2 प्रोग्राम में डिले हुई है और 2027 में फर्स्ट फ्लाइट एक्सपेक्ट करी जा रही है, सर्विस इंडक्शन 2030 के बाद ही हो पाएगा, तब से MRFA कंपटीशन को लेकर डिबेट चालू हो गई है। मामला तिरस मार्क 2 वर्सेस MRFA का हो गया है। कहा यह जा रहा है कि तिरस मार्क 2 की डिले की वजह से एयरफोर्स को मौका मिल गया है MRFA कंपटीशन को पिच करने का और फॉरेन फाइटर्स को इंपोर्ट करने का, और जो इंपोर्ट लॉबी है वो एक्टिव हो गई है। खैर, अपने पास्ट वीडियोस में हमने ये कहा है कि इंपोर्ट लॉबी डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, पर जो हाइपर नेशनलिस्टिक लोग हैं वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर भी पोर्ट्रे करते हैं। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि MRFA वर्सेस तिरस मार्क 2 ये कभी नहीं था। MRFA और तिरस मार्क 2 का पैरेलल एग्जीक्यूशन ये एयरफोर्स के दिमाग में था, और एयरफोर्स चीफ ने क्लियरली ये चीज़ कही है कि इंडियन एयरफोर्स MRFA कंपटीशन को लेकर आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने तिरस मार्क 2 के कितने नंबर प्रोक्योर करने हैं उसका भी एक आइडिया दिया था। तो यहाँ पर कोई वर्सेस वाली डिबेट नहीं होनी चाहिए, ये दोनों ही प्रोग्राम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। हाँ, बाकी जो आर्ग्यूमेंट दूसरी तरफ से आता है वो ये आता है कि हमें MRFA की क्या रिक्वायरमेंट है अगर तिरस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट हम डेवलप कर रहे हैं जो कि उतने ही कैपेबल होंगे जितने MRFA के अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट हमें ऑफर किए जा रहे हैं वो हैं। तो ये भी वैलिड आर्ग्यूमेंट है। अल्टीमेटली जो तिरस मार्क 2 के प्रोग्राम में डिले हुई है उसको ऐसे देखा जा रहा है कि जो मौका था तिरस मार्क 2 प्रोग्राम को MRFA कंपटीशन को रिप्लेस करने का, वो हाथ से छूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और MRFA के लिए जो रूम है वो अब क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि जो MRFA कंपटीशन है वो तिरस मार्क 2 के प्रोग्राम को कभी थ्रेटन नहीं कर रहा था। हाँ, यहाँ पर रिवर्स हो सकता है, इस पॉसिबिलिटी को देखा जा रहा था। तो ये चीज़ हम क्लियरली आपको बता दें कि फ्यूचर में जो तिरस मार्क 2 है ये MiG-29 को, मिराज 2000 को और जैगवार्स को इंडियन एयरफोर्स की सर्विस से रिप्लेस करेगा, जिसके अंतर्गत हमें कम से कम 200 तिरस मार्क 2 की रिक्वायरमेंट होगी। और क्योंकि MiG-29, मिराज 2000 और जैगवार्स अपग्रेड किए जा रहे हैं तो ये 10 से 15 साल सर्विस में रह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो तिरस मार्क 2 की डिले हुई है वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। तो ये चीज़ हमें दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी है कि तिरस मार्क 2 का जो एग्जिस्टेंस है ये खतरे में है। अगर हम अभी के सिनेरियो की बात करें, फ्यूचर में क्या होगा इसकी गारंटी हम भी नहीं ले सकते, कोई नहीं ले सकता। बाकी दूसरा सवाल जो उठता है वो उठता है रेलेवेंस का। तो ये कहा जाता है कि अगर 2032 में तिरस मार्क 2 इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट होगा तो क्या वो रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि कैपेबिलिटी वाइज वो आज के रफाल जितना कैपेबल होगा, फ्यूचर में हो सकता है उससे थोड़ा बेटर हो। तो क्या आज की कैपेबिलिटी आने वाले 10 साल में भी रेलेवेंट रहेगी? इसका जवाब है हाँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज अगर रफाल फ्लाई कर रहा है तो 10 साल बाद ये रेलेवेंट नहीं रहेगा। कम से कम 15-20 साल तक ये टेक्नोलॉजी रेलेवेंट रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर खाली स्टेल्थ का ही है। फ्यूचर जो है ये मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम्स का है, ड्रोन का है, जो कि इन 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट से इंटीग्रेट करे जाएंगे। तो एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से रेलेवेंट रहेगा। एवियोनिक्स में जो अपग्रेड्स हैं ये छोटे मोटे हमेशा चलते रहेंगे। तो अगर 2032 में भी ये एयरक्राफ्ट आ रहा है कोई इशू नहीं है, अगर हम यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन को बढ़ाने में सक्षम रहते हैं, जिस पर एक्चुअली काम किया जा रहा है, जो कि हमारा गोल था। तो तिरस मार्क 2 के डिले से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना डिले अफोर्ड किया जा सकता है। MiG-29, मिराज 2000 और जैगवार्स से हम इतनी लाइफ खींच सकते हैं। बाकी अब सवाल आता है MRFA कंपटीशन का। तो हमारा पर्सनली ये मानना है कि MRFA कंपटीशन के बजाय रफाल को ही प्रोक्योर करना चाहिए डायरेक्टली, वो भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के साथ। तो इसके पीछे पहला रीज़न ये है कि हम रफाल को पहले से ही ऑपरेट कर रहे हैं। एयरफोर्स 36 रफाल ऑपरेट कर रही है, नेवी भी रफाल ले रही है। तो फ्यूचर में एकमात्र रफाल ही ऐसा एयरक्राफ्ट रह जाएगा जिसको लेकर हम डसॉ एविएशन पर डिपेंडेंट रहेंगे। अगर इन प्लेटफॉर्म को हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते हैं, इनके सारे पार्ट्स हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं, तो फ्यूचर में इनको लेकर भी हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम सारे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म ही फ्लाई कर रहे होंगे। बाकी हमें नंबर्स यहाँ पर चाहिए। 30 स्क्वाड्रन की संख्या हमारी मौजूदा है, फ्यूचर में भी हम रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट ही देख रहे हैं। 42 स्क्वाड्रन के ऊपर, 42 फाइटर स्क्वाड्रन के ऊपर हमें चाहिए, तो एडिशनल रफाल डेफिनेटली हमारे लिए कैपेबिलिटी बिल्डअप का काम करेंगे, जो कि हमें एक्चुअली रिक्वायर्ड है अगर हम चाइना के बिल्डअप को देखें। क्योंकि फ़िलहाल के लिए रफाल ही एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट है जो एडवांस चाइनीज़ फाइटर्स J-11B, J-16 या फिर J-20 के सामने खड़ा हो सकता है। और क्योंकि ये फ्लाई कर रहा है तो हम इनको सर्विस में जल्द से जल्द इंडक्ट कर सकते हैं। कंडीशन ये है
कि हम MRFA को जल्दी कंक्लूड करें, जिसके अगेन आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट पर ही डिपेंड करेगा कि वो इनको लेकर फंड्स कब रिलीज करती हैं, ताकि जो कैपेबिलिटी बिल्डअप है उसमें डिले ज़्यादा ना हो, जो कि अभी तक हमें दिखाई दी है। बाकी आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि रफाल की TOT मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर डिले भी होगी और ये हमें महंगे भी पड़ेंगे, जो कि वैलिड आर्ग्यूमेंट है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि कैपेबिलिटी बिल्डअप भी यहाँ पर होगा, खाली नंबर्स को लेकर ही नहीं बल्कि इकोसिस्टम को लेकर भी, और ज़्यादातर ये पैसा इंडिया में ही रहेगा। बाकी फ्यूचर में सेम फैसिलिटी इंडिजिनस प्लेटफॉर्म को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी इस्तेमाल करी जा सकेंगी। तो हमें होलिस्टिक अप्रोच को लेकर यहाँ पर चलना है अगर हम इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। बाकी अगेन ये भी कोई बहुत जल्दी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर आप सेलेक्ट भी कर लेते हैं आपको कौन सा एयरक्राफ्ट चाहिए, उसके बाद नेगोशिएशन का लंबा पीरियड चलता है, फिर डील सेलिंग का लंबा पीरियड चलता है, फिर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग समय लगेगा। तो यहाँ पर हम तिरस मार्क 2 की टाइमलाइन को भी टच कर सकते हैं, बट अगेन उस केस में भी ये बुरा सौदा नहीं होगा, क्योंकि हमें नंबर्स चाहिए, वो भी अच्छी पेस में चाहिए, जो कि हम तिरस मार्क 2 से शुरुआत में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये MRFA वर्सेस तिरस मार्क 2 का केस नहीं है। हमें दोनों प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि हमें बैलेंस मेंटेन करके चलना है कैपेबिलिटी के साथ और डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के साथ। इसमें R&D वगैरह भी इंक्लूडेड है, क्योंकि फ्यूचर में हमें 100% सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा अगर हम फ्यूचर की मिलिट्री सुपर पावर बनना चाहते हैं। पर हमें ये भी दिमाग में रखना है कि ये 5 साल या 10 साल का प्रोसेस नहीं है। चाइना के बिल्डअप को देखते हुए हमें अपनी कैपेबिलिटी को भी बिल्डअप करना है और इंडिजिनस डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करना है। अगर हम एक तरफा अप्रोच लेकर चलेंगे कि हम इंडिजिनस इक्विपमेंट्स को ही खरीदेंगे, भले वहाँ पर कितनी डिले हो जाए, तो हम कैपेबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, जो कि करंट सिनेरियो में हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जो हमारी कंडीशन है इसमें हमें अच्छा खासा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, कैपेबिलिटी को मेंटेन रखने में भी और उसे बिल्ड करने पर भी। फॉर्चुनेटली हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी इस पे सपोर्ट करेगी। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम यहाँ पर समय का सही उपयोग करें और अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करके उस पर काम करना चालू करें, जो कि दिखाई तो दे रहा है पर इस पर भी काफ़ी काम होना बाकी है। होपफुली फ्यूचर में ये करा जाए। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।